डॉक्टर आदित्य चावला हूँ। आई एम अ कंसल्टेंट इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन, सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड जयपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हम लोगों ने ये प्रेस मीट रखी थी टू सिग्निफाई कि जो डिसीजन लिया गया है सरकार द्वारा रेस्पिरेटरी मेडिसिन को एमबीबीएस से हटाने का, ये गलत है। एमबीबीएस को बेसिक ट्रेनिंग रेस्पिरेटरी मेडिसिन में देनी ज़रूरी है। टीबी इस टाइम पे बढ़ता जा रहा है। जो हमारी इस प्रेस मीट में डिस्कस हुआ, एवरी 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स और 5 मिनट्स एक केस बढ़ रहा है। इस केस को, टीबी के केस को डील करने के लिए हमें फ़ौज चाहिए। वो फ़ौज रेस्पिरेटरी मेडिसिन की चाहिए। हमारे को जनरल फिजिशियंस की आगे स्पेशलिटी चाहिए। आप टीबी हटाने की बात करते हैं 2025 तक, और टीबी को हटाने वालों को ही हटा रहे हैं। सो ये बात को हम लोगों ने सिग्निफाई करने के लिए प्रेस मीट रखी। दूसरा, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये पॉल्यूशन का AQI वॉज टचिंग 1050 सम डेज बैक। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को कुछ मेजर्स लेने चाहिए, वरना ये 3 महीने हर साल इसी तरीके से गुजरेंगे, खांसते खांसते सबके। एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाला इसीलिए चाहिए इस खांसी को डील करने के लिए। पेशेंट थक हार के रेस्पिरेटरी डॉक्टर के पास आता है आफ्टर ही हैज़ ट्राइड एवरी होम रेमेडी, everything in the book, everything given by the normal doctor, MBBS डॉक्टर, जनरल फिजिशियन, फिर वो हमारे पास आता है। वो ऑलरेडी थका होता है। अगर हम लोग नहीं होंगे इनको डील करने के लिए तो कौन इनकी सुनेगा? तो जनरल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ बीइंग गोइंग टू सफ़र अगर रेस्पिरेटरी मेडिसिन को हटा दिया जाए। रेस्पिरेटरी मेडिसिन का जो बच्चा पीजी करके निकलता है, उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? अगर डिपार्टमेंट ही हटा दिया जाए तो वो ट्रेन कहाँ पे करेगा? उसको ट्रेनिंग के लिए 5 से 6 साल चाहिए होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी के अंडर काम करने के लिए। अगर उस डिपार्टमेंट को हटा दिया गया, अगर उस ज़रिए को हटा दिया गया, तो बच्चा ट्रेन कैसे होगा? वो स्पेशलिस्ट कैसे बनेगा? आप स्पेशल ब्रांच को हटाने की बजाय आपको एनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि आप यू गो इनटू दिस ब्रांच, एंड आफ्टर दैट नाउ यू आर ट्राइंग टू डिस्करेज द ब्रांच। यू शुड नॉट डू दैट। सो ये हमारी प्रेस मीट इसीलिए रखी गई थी, पोल्यूशन की बात करने के लिए, एमबीबीएस से हमारे रेस्पिरेटरी मेडिसिन को हटाने के लिए, इसकी रिक्वेस्ट करने के लिए कि काइंडली हमारे को वापस से रीइंस्टेट किया जाए, हमारी ज़रूरत को फील किया जाए। कोविड के टाइम पे आपने थालियाँ पीटी, आपने फूल बरसाए और अब आपने उठा के उनको डंप ही कर दिया, तो ये गलत किया। थैंक यू। तो हमें बताएं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसका क्या एजेंडा था? मैं डॉक्टर GC खिलरानी हूँ, फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड Department of Pulmonary Critical Care Medicine at All India Institute of Medical Sciences. Currently chairman of the PSRI Institute of Pulmonary Critical Care and Sleep Medicine at New Delhi. और आज जो ये मीटिंग करी गई थी उसके 2 एजेंडा थे। एक तो सबको अवगत कराना कि जो आज का जो एयर पोल्यूशन है वो कितना घातक है और कितना हमें नुकसान कर रहा है, उसका करंट नुकसान क्या है और आगे चल के भविष्य में क्या नुकसान हो रहा है। दूसरा एक जो एजेंडा है वो ये है कि हम जब MBBS करते हैं तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक अलग डिपार्टमेंट होता है, हर अस्पताल में होता है, ज़रूरी होता है। उसको चेस्ट एंड टीबी भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन भी कहते हैं, पल्मोनरी मेडिसिन भी कहते हैं। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये एक फैसला किया है कि इसको हटा दिया जाए और जो जनरल मेडिसिन वाले ही इसको पढ़ाएंगे। तो वो तो एक बहुत बड़ा रिट्रोग्रेसिव स्टेप है, क्योंकि जो 50% एक रिसर्च हुई थी जो लैंसेट में पब्लिश हुई थी कि भारत में जितने भी प्रैक्टिशनर हैं 50% जो पेशेंट जाते हैं उनके पास, वो जो है उनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं। खांसी है, जैसे सांस फूलती है या नाक बहती है, और जो बच्चों के 65% रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं। और टीबी जो है हमें पता है, जो COPD है वो 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। कैंसर जो है वो नंबर 1 कैंसर किलर है। तो हम ये सोचते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट जो पढ़ाई करते हैं MBBS की, उनके लिए रेस्पिरेटरी मेडिसिन को पढ़ाना उनको बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो डिपार्टमेंट, वो स्पेशलिटी शुड बी पार्ट ऑफ द क्यूरिकुलम
ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये इसका मेन एजेंडा सर है। एक तो सवाल हम ये करना चाहेंगे, जैसे ये एजुकेशन के ऊपर फ़ौरन छुट्टियां कर दी जाती हैं पोल्यूशन को देखते हुए कि जी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ये उपचार है इसकी छुट्टियां करने का? ये उपचार इस तरह से है कि आपको बुखार हो रहा है तो आपने क्रोसिन ले लिया, लेकिन कारण के ऊपर आपने उसका ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए इस समय, क्योंकि जब एयर पोल्यूशन इस तरह चरम सीमा पर होता है या AQI हज़ारडस हो जाता है या वेरी पुअर हो जाता है, तो बच्चों की तबीयत जल्दी ख़राब होती है, उनको जल्दी इन्फेक्शंस होते हैं, और इन्फेक्शन होते हैं तो बहुत सीरियस होते हैं। बच्चों के ग्रोइंग लंग्स होते हैं। और ये भी रिसर्च काफ़ी पहले हुई थी कि जो दिल्ली के बच्चों के जो लंग्स हैं एज़ कम्पेयर टू तिरुपति के लंग्स, एक ही तरह के स्कूल का कंपैरिजन किया गया था बहुत साल पहले, पब्लिश्ड आर्टिकल है। दिल्ली के लंग कमज़ोर होते हैं, हर तीसरा बच्चा दिल्ली का एस्थमा से ग्रसित है। हर घर में नेबुलाइजेशन मशीन है जो कि 30 साल पहले नहीं थी। तो ये सब ये पॉल्यूशन का ही नतीजा है। तो जब पॉल्यूशन इतना हो जाता है सहन के बाहर, तो उनको इमीडिएट नुकसान होता है। तो ये फिर ग्रैप 3 और ग्रैप 4 और स्कूल का बंद करना, ये एक टेम्पररी मेजर है, लेकिन ज़रूरी है। थैंक यू सर। Okay, I am Dr. Rakesh Chawla. I am Chairman, Department of Respiratory Medicine in Jaipur Golden Hospital and Saroj Super Specialty Hospital, Rohini. सर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो किस विषय में रखी है? See, this press conference is for a very burning issue of the pollution, where first time in the lifetime of all of us, the AQI has crossed 1000 plus, and its effect on the lung and the lungs health, and dreaded diseases like tuberculosis, asthma, COPD, pulmonary tuberculosis and other smoke related diseases are a big issue. And the second agenda is the National Medical Commission has removed respiratory medicine teaching from the undergraduate syllabus in 2023. Indian Chest Society is representing the pulmonologists of the country, where the membership is more than 5 to 6,000, and everybody is objecting if MBBS is not trained for treating respiratory diseases in undergraduation, and they are the one who will be going to the villages and treating the village population, and India is 80% villages. No super specialist, no specialist will like to go to the periphery. Everybody wants to be in Bombay, Delhi, Hyderabad, Chennai, Bangalore. They don't want to go to the villages or the second tier cities. Who will treat this public? MBBS doctor as medical officer, and if he is not trained to treat tuberculosis, asthma, COPD, the incidence is so high. What is the fault of this public? So COVID, people have seen, if they are not trained, if another epidemic comes like COVID, who will be able to manage? If they are not trained, the people will be left to die. So it is very, very important to reinstate कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन MBBS में पढ़ाई जाए, और जो इंसिडेंस है ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, एंड गवर्नमेंट शुड measure, find out the measures how the atmospheric pollution can be reduced, how it is the headache of the government. We request the government to take appropriate measures. Don't leave everything to the public कि आप गाड़ियाँ चलाना बंद कर दो, आप घर से निकलना बंद कर दो, आप ऑफिस में जाना बंद कर दो. So there are, and if you go in other countries, same issues used to be there, and they have radicalized the treatment to remove the pollution, and we will have reduced diseases which are pollution related. Thank you. थैंक यू सर। 3-4 respected media persons. Media persons were discussing with me कि हम लोग क्यों यहाँ, why we are gathering today. Two things. One, first time in the history, the AQI crossing 1000 plus. What is an AQI?
This is the measure, Mapdand to measure the quality of the air which all of us are breathing, which leads to the various diseases of the lung. And there is no movement about asking the pure air which is right of all of us. Indian Chest Society is the leading representation of pulmonologists in the country, who has taken this project to address the government, address the public at large to make them aware. Second issue is that basic specialty of teaching respiratory medicine in undergraduate. MBBS को रेस्पिरेटरी मेडिसिन की 1 महीने की क्लासेस पढ़ाई जाती थी डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन जो मेडिकल कॉलेजेस में है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने उस डिपार्टमेंट को ही खत्म कर दिया है कि इन बच्चों को चेस्ट की बीमारियां पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट इनको पढ़ा देगा। अब एक सुपर स्पेशलिस्ट हु इज एक्सपीरियंस्ड टीचिंग द डिजीज will teach better, or the person who has zero experience in treating those diseases will teach better. ये सब you all will be deciding. That is the agenda today. I welcome you all to this press conference amid rising lung health problems because of increasing air pollution, challenges to control tuberculosis epidemic, ever spiraling of respiratory disease burden in OPD of primary care Indian physician, and threat of COVID-like pandemic looming large in the future. The press conference is arranged by Indian Chest Society, the national body which was founded in 1981. And the society aim is to better lung health care in India by making guidelines for managing lung diseases, concerning India by educating its members about the latest in area of the lung health. So I would also draw your attention later to the shocking decision of National Medical Council. What is the shocking decision we will describe as we are proceeding after this, and then we will have your questions. That Medical Council has removed respiratory medicine from the undergraduate course to train them, teach them, and these are the doctors who go to the villages, those who go and represent medical profession in villages to treat, and if they are not trained, how it will be. So, before now, I will introduce my keynote speakers. The most senior, Professor G.C. Khilnani, who is Chairman North Zone India of Indian Chest Society, ex-professor and head All India Institute of Medical Sciences, and now as a consultant, senior consultant and chairman, Department of Respiratory Medicine, PSRI, Delhi. I welcome Dr. Manoj Goel, his principal head and director, Department of Chest, Fortis FMRI, Gurgaon. On my right side is Dr. Arun Madar. He is professor and head, Medical College, Hindu Rao, looking after the department. On extreme right is Dr. Aditya Chawla. He is consultant in respiratory medicine. We have brought him, involved him as a younger brigade, that the younger people who are walking in for after passing out of this specialty, what will be the problems these youngsters are going to face when you are stopping altogether the teaching of respiratory medicine. Myself is Dr. Rakesh Chawla, who is chairman and head Department of Respiratory Medicine in Jaipur Golden Hospital, Saroj Super Specialty Hospital in Rohini. So, now to make you apprised of all this, I invite now Dr. G.C. Khilnani, who is a celebrity in the country, who you must have seen his videos on atmospheric pollution, lung health, cigarette smoking, its effects. They are the flag bearers of the atmospheric pollution and its hazardous effect. So I will start with Professor Khilnani. Please enlighten us with the air pollution in India, with particulate matters, and about the COVID time, how important it was, the respiratory medicine. Professor Khilnani, sir. सारे
नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सर एक रिक्वेस्ट थी ये थी सर कि अगर आप हिंदी में बोल दें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आम जनता से रिलेटेड मैटर है ये, तो आम जनता भी आराम से समझ सकती है वीडियो को देख के। हिंदी में ही पढ़ा तो मेरा नाम डॉक्टर सिंह, मैं WHO एक्सपर्ट कमेटी जो ग्लोबल एयर पॉल्यूशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ पिछले 4 साल से, और एयर पॉल्यूशन में मेरा 40 साल से मैं इसमें रिसर्च में इन्वॉल्व हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। जो आप हमारे यहाँ जो CNG आया है और ये जो भारत 6.5 और ये सब एक रिसर्च का ही नतीजा था जो मेरे सीनियर डॉक्टर पांडे की लीडरशिप में हमने एक स्टडी की। अभी मैं आपसे ये कहूँ कि भाई एयर पोल्यूशन हर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आता है, फिर हम लोगों की एक आदत सी बनी भाई ठीक है ये तो आना ही था, दिवाली आई है, पटाखे जलते हैं या नहीं जलते हैं या पराली जलती है, न्यूज पेपर भर देते हैं आप बिल्कुल जो है ना कि ये हो गया फलाना हो गया। 999 की मशीन भी मेजर नहीं कर पाती। लेकिन मैं आपको थोड़ा डराना चाहता हूँ, हम सबका गला खराब है, आप फ्लाइट से उतरते हैं कहीं बाहर से आते हैं, जब तक घर पहुंचते हैं तब तक आपकी नाक बहने लगती है, गला खराब होता है, आंखें जलने लग जाती है, स्किन में इरिटेशन होने लग जाती है, आपकी नींद अफेक्ट कर जाती है। तो आप सोचते हो ये समय ठीक निकल जाएगा, लेकिन सच क्या है? सच ये नहीं है कि जो वायु प्रदूषण है वो हमारे लंग को अफेक्ट करता है और हमें खांसी होती है, ये सच नहीं, ये सच है। लेकिन इससे बड़ा सच है कि जो आदमी दिल्ली में पैदा हुआ और दिल्ली में बड़ा होता है उसकी 11.9 साल जीवन काल कम हो जाता है, और जो भारत में है जो एवरेज जीवन काल है वो 5.3 साल कम हो जाता है। ये शिकागो की स्टडी अक्टूबर 2023 में पब्लिश हुई। क्योंकि जो वायु प्रदूषण है वो सिर्फ ये नहीं करता कि खांसी करता है। आपने सुना होगा भाई आज PM 2.5 इतना हो गया, या AQI क्या होता है? AQI कोई एक चीज नहीं होती, AQI 6 पैरामीटर्स का एक मिश्रण होता है। उसमें पार्टिकुलेट मैटर होता है जो कि पार्टिकल एरोडायनामिक होते हैं, PM10 और PM 2.5। PM10 जो होता है वो हमारे नाक के फिल्टर को पार करके नीचे चला जाता है, और जो 2.5 होता है वो लंग के निचले हिस्से में चला जाता है और वहां जाके जमा हो जाता है, डैमेज करता है, जहाँ पर की गैस एक्सचेंज होती है। लेकिन जो आपको पता नहीं है और जो हम मेजर नहीं करते हैं यूजुअली, वो सबसे खतरनाक होता है अल्ट्राफाइन पार्टिकुलेट 0.1 माइक्रोन, और उससे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो जो एल्वियोलाई जो लंग का सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको पार करके ब्लड में चले जाते हैं। उसके द्वारा वो ब्लड वेसल में जाके हार्ट अटैक करते हैं, ब्रेन अटैक करते हैं, डिमेंशिया करते हैं, और उसके जो इवन जो हमारे यूरिनरी सिस्टम है उसका भी कैंसर होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी कैंसर होता है, रिप्रोडक्टिव रेट कम हो जाती है, इनफर्टिलिटी भी होती है, और जो बच्चा गर्भ में होता है उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है, जिसको हम IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं, और अबॉर्शन रेट्स भी ज्यादा हो जाते हैं। तो इन सब का असर पड़ता है, लेकिन उसको मेजर करना डे टू डे लाइफ में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डेटा है। अब जो बीजिंग की बात करें, चाइना, तो हम कहते हैं कि 5.3 साल की उम्र कम हो गई, तो बीजिंग में करीब 12 साल पहले इतना ही एयर पॉल्यूशन था जितना हमारे शहर में होता है। और ये वैज्ञानिक प्रमाण है कि बीजिंग में उन्होंने वॉल फुटिंग पे एयर पॉल्यूशन को मेजर किया, तो उनका जीवन काल 2.2 साल बढ़ गया। ये भी शिकागो स्टडी में लोगों ने बताया। अब प्रश्न ये है कि हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली आप कहेंगे आप इतने सारे डेटा बता रहे हो, लेकिन समाधान क्या है? हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। हम पॉलिटिकली बोले तो भाई एयर पॉल्यूशन सबकी समस्या है,
सबकी समस्या तो है, लेकिन आता कहाँ से? गाड़ियां चलती हैं। कैलिफोर्निया की बात करें तो 100 साल पहले इतना ही पॉल्यूशन था जितना दिल्ली में। 100 साल के अंदर उनकी गाड़ियों की संख्या 10 गुना बढ़ गई और उनका पॉल्यूशन 10 गुना कम हो गया, क्योंकि उनकी इंजन क्वालिटी और फ्यूल क्वालिटी को उन्होंने स्ट्रिक्ट मेजर किया। एक मैं आपको 5-6 चीज बताता हूँ जहाँ से सबसे ज्यादा हम पराली को हर बार करते हैं कि भाई पराली से बहुत नुकसान होता है, लेकिन पराली तो 2-3 महीने ही जलती। ट्रांसपोर्ट के अलावा जो रोड डस्ट होती है, जो जिन पे गाड़ियां चलती है, धूल चलती है, उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है अगर आपका रोड गंदा है तो। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन होती है, हर चौथा घर तो टूट के बन रहा है, वहां पर सीमेंट और बजरी और ये सब मिक्स होते हैं, वहां से धूल उड़ती है। और हमारे जो मरीज होते हैं, जो उनके अगल बगल में रहते हैं या ऊपर वाले उसमें रहते हैं, सबका अस्थमा बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, पहले बाएं तरफ चल रही थी और दाएं तरफ चल रही है, उससे बहुत ज्यादा डस्ट आती है। उसके अलावा तंदूर, इस शहर में 9000 तंदूर है जो चिकन टिक्का और पनीर टिक्का बनाते हैं, वो सब कोयले से। अगर वो बंद हो जाए तो बहुत, अगर वो एलपीजी पे चलेंगे, और हम लोग कहते हैं कि फिर बिजली, आप इलेक्ट्रिकल कार्स चलाओ, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती? इलेक्ट्रिसिटी कोल से आती। इस शहर में 300 किलोमीटर के अंदर जितने भी जो है, एक को छोड़कर बाकी सारी इलेक्ट्रिसिटी कोयले से चलती। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कर क्या जा सकता है। आपके जरिए सरकार को आगाह करना चाहूंगा, जो मेरा ज्ञान है इतने 40 साल के एक्सपीरियंस के साथ। एक डॉक्टर मुकेश शर्मा है। पहले तो मैं आपको AQI बताता हूँ क्या होता है। AQI जो होता है वो 6 पैरामीटर्स का मिश्रण होता है, जिसमें PM 2.5 या PM 10, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके अलावा ओजोन और लेड अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा क्योंकि पेट्रोल में से लेड खत्म हो गया, लेकिन इन सब की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। ये AQI बना था 2012 में डॉक्टर मुकेश शर्मा, IIT कानपुर के सिविल इंजीनियर है, बहुत रिसर्च करिए। उस कमेटी का मैं भी एक हिस्सा था, करीब 10 मेंबर की वो कमेटी थी। वहां से ये कहानी शुरू हुई है AQI। अब इन्होंने ये रिसर्च 2016 में डॉक्टर मुकेश शर्मा और डॉक्टर द्विवेदी ने और रिसर्च करी दिल्ली में। उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप ये 6-7 स्टेप लेते हैं, तो उन स्टेप को मैं आपको गिनाऊंगा। अगर आप सड़कों को महीने में 4 बार पानी से धोएं, महीने में 4 बार वैक्यूम क्लीनिंग कराएं, सारी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो पैरामीटर्स हैं जो कवर करना होता है, हर जो पत्थर मिट्टी जो भी वो ट्रांसपोर्ट होता है या सीमेंट मिलता है, उसको अगर उसके पैरामीटर्स को फॉलो करें। उसके अलावा जो रोड के साइड में जो कारपेट उसको कहते हैं, उसको अगर ग्रीन कर दें, और जो वेस्ट बर्निंग होती है, जो दिल्ली की वेस्ट आपने सुना होगा इतनी खराब होती है, 3 से 5% जो पॉल्यूशन है दिल्ली का सिर्फ वो जलने के कारण आता है। और जो कोल जो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसमें मशीनें उपलब्ध है जिससे कि डीसॉक्स और डीनॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो मेन जो गैस निकलती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है। अगर ये 2 मशीनें उसमें लगा दी जाए तो उसका एमिशन भी खत्म हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे तरीके साइंस हमें पता है, लेकिन ये है कि आपके जरिए मैं चाहूंगा कि आप सरकार को फोकस कराएं कि ये, और ऑफकोर्स फ्यूल क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि ट्रैफिक जो अगर गाड़ी चलती रहती है तो एमिशन बहुत कम होता है। जब गाड़ी खड़ी रहती है, जब भी ट्रैफिक जाम होता है, जब आपको गुड़गांव से दिल्ली आने में 3-3 घंटे लगते हैं, उस समय जो एयर पॉल्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, सेवरल टाइम ज्यादा निकलता है एज कम्पेयर टू कार विच इज रनिंग। तो ये सब अगर हम करें
वो एक कबीरदास जी का दुआ है। आपको अजीब लगेगा कि मैं वो क्यों सुना रहा हूँ। कबीरदास जी ने एयर पॉल्यूशन के उसमें नहीं लिखा था कि दुख में सुमरन सब करे सुख में घर में दो, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है वो। तो अगर हम एयर पॉल्यूशन को सारा साल ध्यान रखेंगे इन चीजों का, तभी ये 3 महीने हमारे ठीक नहीं कर सकते। नहीं तो कोई तरीका नहीं है। आप कुछ भी कर दो, आप पब्लिक को ब्लेम कर दो, उसमें फलाना ये कर रहा है, तुम ये करते हो, लेकिन ये जो है ना सबकी जिम्मेदारी है। उसमें जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। उनको आगाह कराना, उनको करना हमारा काम है। लास्ट में 1 मिनट और दूंगा कि आप कहोगे ये तो भाषण है, हम क्या करें? सबके घर में प्यूरीफायर है, मेरे घर में नहीं। क्योंकि WHO की 3 साल पहले जेनेवा में मीटिंग हुई थी, मैं वहाँ बैठा हुआ और मेरे साथ डॉक्टर मुकेश शर्मा जिनकी मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने WHO क्या करता है कि इंटरनेशनल डेटा को कोलेक्ट करके रिकमेंडेशन बनाता है। उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो मास्क है, जिसको टेक्निकली हम रेस्पिरेटर कहते हैं, हमने कोविड टाइम में बहुत ऐसी कोई चैनल नहीं थी जिसमें हम लोगों ने जाके बोला नहीं कि आप कपड़े का मास्क पहनो, 3 प्लाई मास्क पहनो, कपड़े को धो लो, फिर इसको बांध लो तो आपका बचाव हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वैज्ञानिक प्रमाण है, एयर पॉल्यूशन वो से कोई भी मास्क आपको बचाता है। स्पेशली जो 3 प्लाई मास्क होता है, जो सिंपल मास्क होता है, जो डॉक्टर मनोज ने भी लगाया हुआ, वो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको कोई थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा तो N95, जिससे कि काफी घुटन होती है, अपने कोविड में सबने लगाया, वो प्रॉपरली बांधेंगे तो शायद आपको कुछ फायदा हो। दूसरा ये कि काफी लोग सुबह वॉक करते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो जब सुबह अर्ली मॉर्निंग स्मॉग होती है, स्मॉग क्या होती है? स्मॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड एयर पॉल्यूशन। जब फॉग होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, तो एक मैकेनिज्म होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन के दौरान जो पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, ठंड जब होती है। तो जब आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह के टाइम पर, जब धूप अभी नहीं निकली है, तो आप सारा पॉल्यूशन अपने अंदर ले रहे हैं। एक तो ये बात, हम नॉर्मली 500 ml हवा हर सांस के साथ लेते हैं और करीब 1 मिनट में 10 लीटर या 80 भी ज्यादा हवा जाती है, नाक के जरिए जाती है। हम सबके मुंह बंद है सब। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो 5 गुना हवा जाती है और आपका मुंह खुल जाता है, तो बिना फिल्टर के सीधी हवा आपके लंग में जाती है। तो अगर आप सुबह स्मोक के टाइम पर अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं और फायदा नहीं कर रहे। तो आप ये कहेंगे कि भाई आप इसका क्या प्रमाण है आपके पास? आप तो बातें कर रहे हो खूब सारी। तो एक शोध हुआ था, क्योंकि आप सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि बिना प्रमाण के मानेंगे नहीं बात। तो एक शोध हुआ था लंदन में, आप कुछ लोग वहाँ गए होंगे, वहाँ 60 साल से जो बड़े व्यक्ति थे उनको वॉक कराया गया ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर। उसको उन सबसे उनका लंग फंक्शन किया गया। 2 घंटे वॉक कराने के बाद ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे डीजल की गाड़ियां चलती। उसके बाद फिर उनके लंग फंक्शन किए और ब्लड टेस्ट किए गए, जिसमें बहुत सारे साइटोकाइन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं वो। तो उनका लंग फंक्शन जब वॉक कराने के बाद कम हो गए। उसके बाद सेम लोगों को हाइड पार्क, उनका बहुत बड़ा पार्क है, बहुत वहां वॉक करा के फिर से वही प्रथा की गई। तो जो हाइड पार्क में वॉक करने के बाद उन्हीं लोगों के लंग फंक्शन बढ़ गए, उन्हीं लोगों को फिर क्रॉस किया गया, फिर उनको ले गए वहां पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, फिर उनके कम हो गए। तो ये सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड वैज्ञानिक प्रमाण है कि आप जो है स्मोक के टाइम पर अगर आप वॉक करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ये ना करें। फाइनली जो है प्यूरीफायर जो सब लोग अपने घर में 1, 2, 3, 4 लगा के रख रहे हैं, कोई जब वो ब्रेक हो जाता है तो आपको लगता है कि बहुत बढ़िया हो गया आपको। तो एयर प्यूरीफायर क्या होता है?
एयर प्यूरिफायर में एक दो तरह की चीजें होती है। एक होता है फिल्टर, जो कि PM 2.5 या जो पार्टिकुलेट में छन्नी, जैसे आप चाय छानते हैं तो छन जाती है, लेकिन चाय तो जाती है नीचे। तो उसमें एक एब्जॉर्बेंट होता है, जबकि फिल्टर एक एब्जॉर्बिटेंट होता है जो कि गैसेस को सक करता है। तो एक तो जब भी आप एयर प्यूरिफायर खरीदें तो ये देखें कि वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसमें दोनों चीजें, फिल्टर भी होना चाहिए, एब्जॉर्बेंट भी होना चाहिए। उसकी जो एयर प्यूरिफायर की कैपेसिटी है वो आपके कमरे के वॉल्यूम के से कमेंसुरेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लिविंग रूम में एक बड़ा सा एयर प्यूरिफायर रख दिया, सोचा घर हमारा बिल्कुल बढ़िया होगा, उससे नहीं होगा। कमरा हमेशा बंद होना चाहिए। एयर प्यूरिफायर का डायरेक्शन आपके बेड की तरफ होना चाहिए जहाँ आप टाइम स्पेंड करते हैं। उसके अलावा हम एयर कंडीशनर यूज करते हैं तो जब बड़ा एक्सपेंसिव होता है बिजली चलाना, तो जब कमरे में जाते हैं तो उसको ऑन कर देते हैं, तो बाहर निकलते हैं तो बंद कर देते हैं। एयर प्यूरिफायर हमेशा ऑन रहना चाहिए, चाहे आप घर में हो चाहे बाहर हो। आखिरी बात कि जब अगर आपका कमरा चाय के लिए, खाने के लिए कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, दरवाजा खुला है, तो एयर प्यूरिफायर का कोई फायदा नहीं। आखिरी बात डिप्रेसिंग है, WHO नहीं मानता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ साफ कहा कि एयर पोल्यूशन पे, हेल्थ पे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि एयर प्यूरिफायर यूज ना करें, वो लोग जरूर यूज करें जो ऑक्सीजन पे है, जिनको आज क्रॉनिक एस्थमा की, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, वो इसको जरूर यूज करें। हेल्दी लोगों को मेरे को तय नहीं है, मतलब मैं साइंटिस्ट हूँ इसलिए मैं कहता हूँ उसको मैं यूज नहीं करता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उसका कोई फायदा नहीं। फाइनली दो बीमारियां जो घातक है एयर पोल्यूशन की वजह से, हार्ट अटैक बहुत होते हैं, जो 35 साल पहले जो स्टडी करी थी डॉक्टर पांडे ने, मैं चाहूंगा कि उसको आप फिर से एम्फसाइज करें। हमने एक साल तक इमरजेंसी विजिट्स को हमने मेजर किया कि रोज कितने केसेस ब्रोंकाइटिस से आते हैं, एस्थमा से आते हैं और हार्ट अटैक से आते हैं। तो उसको जब एनालाइज किया तो ये पता चला कि एयर पोल्यूशन के रिस्पॉन्स में 22 से 25% केसेस ज्यादा आए एस्थमा के, ब्रोंकाइटिस के यानी COPD के और हार्ट अटैक के। उसी के बेसिस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि CNG आएगा और जितने भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो 50 किलोमीटर दिल्ली से दूर है। आप में से जो मेरी उम्र के हैं या मेरे आसपास के, तब एयर क्वालिटी दिल्ली की थोड़ी इम्प्रूव हुई थी कुछ सालों के लिए। फिर जब डीजल व्हीकल्स आए, सब ने बड़ी बड़ी SUV चलाना शुरू किया, तो फिर से हम वहीं पहुंच गए। तो COPD जो है, जो ब्रोंकाइटिस है, जो कि मैं जब पढ़ रहा था तो ये कहते थे कि भाई 90% से ज्यादा COPD जो है ना स्मोकिंग की वजह से, सुबह को स्मोकिंग की वजह से होती है। और COPD इस समय 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो अब जो है इंडिया में 50% COPD जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। और अब वो राजस्थान में और कई और जगहों पे इट हैज बिकम 2nd लीडिंग कॉज होता है। लास्ट में लंग कैंसर नंबर 1 कैंसर किलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में भी। वो भी 90% से ज्यादा स्मोकर्स में माना जाता था, लेकिन इंडिया में अभी वैज्ञानिक प्रमाण है 40% लंग कैंसर नॉन स्मोकर्स में हो रहा है, वो सिर्फ एयर पोल्यूशन में। और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रमाण भी है कि जो डीजल से जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन निकलते हैं वो डायरेक्टली कैंसर करते हैं। और सिगरेट भी करता है, वेपिंग भी करता है। वेपिंग की बात मैं नहीं करूंगा, मैं बहुत ही अलग सब्जेक्ट है। तो मैं ये फाइनली कहना चाहूंगा कि कोविड में लंग डॉक्टर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो कोविड प्राइमरी कितने लोग मरे बताने की जरूरत नहीं, कितने लोग डिसेबल हुए, बहुत लोग अभी भी हमारे पास आते हैं जिनकी सांस फूल रही है, एस्थमा बिगड़ गया, एस्थमा हो गया। डॉक्टर्स ने बहुत, और हेल्थ केयर वर्कर्स ने सभी बहुत बड़ा रोल प्ले किया, सेक्रीफाइस किया। मैक्सिमम डेथ हेल्थ केयर वर्कर्स में हुई। और हमारे नेशनल मेडिकल कमीशन ने
उसी स्पेशलिटी को जब ये जरूरी नहीं है पढ़ाना, तो इस पर डॉक्टर आके इस बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much for illuminating the atmospheric pollution and lung diseases. For layman, as he said, smog and morning exercises आपको नहीं करनी है और आपके नियर एंड डियर्स को भी बताना है, जब तक सूरज चमकता हुआ ना दिखाई दे एक्सरसाइज के लिए नहीं जाना। हमारे चेस्ट पेशेंट्स को भी आर वेरी क्लियर कि आपको 11 बजे के बाद पार्क में जाना है और शाम को 4 बजे के बाद घर के अंदर, बिकॉज द एटमोस्फियर इज फुली पोल्यूटेड और आप लोग अपना नुकसान करें। नाउ आई इनवाइट डॉक्टर मनोज गोयल कि आपको क्या क्या रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो सकते हैं। प्रोफेसर खिलनानी साहब ने तो डिटेल में इलैबोरेट किया है, मनोज विल आल्सो थ्रो एंड लाइट, और ये साथ में ये भी बताएगा क्योंकि ही इज ए बिजी मैन, ही हैज टू गो, कि अंडर ग्रेजुएट स्पेशलिटी को हटाने के क्या नुकसान है रेस्पिरेटरी मेडिसिन को, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज हमारे। मैं आप सबको का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और हम लोग को सुनने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। खिलनानी सर ने काफी एलोबरेट डिस्क्राइब किया है पोल्यूशन और उसके हैजार्ड और उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, कारण क्या है, तो ये टॉपिक काफी कुछ कवर हो चुका है। पर बस मैं एक बात आपको और इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो लंग्स है एक शरीर का वो ऑर्गन है जो कि एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, और लंग हमारी जिंदगी की लाइफ लाइन है। लोग हार्ट के बारे में कंसर्न रहते हैं, डायबिटीज के बारे में कंसर्न रहते हैं, शुगर के बारे में कंसर्न रहते हैं, पर लंग जब तक सांस है तभी तक जिंदगी है, ये हम लोग सब जानते हैं। पर इसके बारे में इग्नोरेंट, ये जानते हुए कि इतना ज्यादा पोल्यूशन है जो कि पॉइजनस है, जो लंग को इफेक्ट कर रहा है, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। और अगर मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूँ कि कैसे लंग को ये जो पोल्यूशन इफेक्ट करता है, और ये जो डेटा है वो बेसिकली इंटरनेशनल जर्नल से, WHO के हैं। बीमारियां क्या क्या हो सकती है? बीमारियां अस्थमा हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज COPD से कहते हैं, वो हो सकती है, लंग कैंसर हो सकते हैं, TB का इंसिडेंस बढ़ सकता है, और ऊपर का जो नजला होता है, साइनस का प्रॉब्लम है, वो सारा भी कर सकता है। ये बहुत सारे कॉमन लंग की प्रॉब्लम है जो कि इस समय आते हैं इन मरीजों में, और न केवल ये प्रॉब्लम ज्यादा उभर के आती है बल्कि वो ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है। सीरियस होते ज्यादा, सिम्टोमेटिक ज्यादा होते हैं, कई सारे पेशेंट ICU में चले जाते हैं सांसी तकलीफ के साथ, खांसी के साथ, बलगम के साथ, बुखार आने के साथ, खून आने के साथ, स्पूटम में जो बलगम होते हैं स्पूटम के साथ, और कई सारे पेशेंट ICU में चले जाते हैं। और जो OPD पेशेंट भी है उनके भी सिम्टम्स बने रहते हैं। आप अच्छे से अच्छा इलाज करो, उनको रिलीफ नहीं मिलता है, बिकॉज हमारे चारों तरफ जो हवा है वो तो पॉइजनस है। तो ये क्लिनिकल सिनेरियो है जिसमें लंग्स सीवियरली अफेक्टेड है। मैं आपको बताऊं डेटा क्या है। अगर आप देखें जो एयर पोल्यूशन है ये हमारे देश में करीब 90% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, 90%। और जो जिसकी बात सर कर रहे थे PM 2.5, ये देखा गया है करीब 99% पॉपुलेशन जो हमारे देश की वो इससे अफेक्टेड होती है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा वल्नरेबल ग्रुप है, जो हमारा क्या कहते हैं, जो गरीब वर्ग है, जो पुअर तबका है, उस पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है, क्योंकि वो अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, रोड साइड रहते हैं, उनके घर में चूल्हा जल रहा होता है, और ऊपर से पोल्यूशन हो रहा होता है। और ये देखा गया है करीब 14.7% ऑफ इंडिया की ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, जो गरीबों की है, वो इससे अफेक्टेड है, जो कि बहुत बड़ा डेटा है। और ये डेटा जो आया है ये ग्लोबल एयर पोल्यूशन एक्सपोजर इन पॉवर्टी, एक नेट कम्युनिकेशन नाम का एक जर्नल है, उसमें पब्लिश, इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश है, और इसमें ये हमारे देश का डेटा है। और जो मैंने आपको बताया कि 99% और 90% हमारी पॉपुलेशन इफेक्टेड है, WHO का डेटा है 2023 रिपोर्ट के साथ कि पोल्यूशन से हमारे देश में कितना ज्यादा खतरा हो रहा है। अगर हम देखें कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्लीकेशंस क्या हैं, जैसे कि अस्थमा कितना हो सकता है और COPD कितना हो सकता है, तो ये देखा गया है कि 2019 में एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू 1.67 मिलियन डेथ्स इन इंडिया, 1.67 मिलियन डेथ्स, अकाउंटिंग टू 70.8% टोटल डेथ में, यानी करीब 20% डेथ 2019 जो हुई थी वो एयर पोल्यूशन की वजह से हुई। ये जो डेटा आया है ये लेंसेट प्लेनेट हेल्थ 2021, जो कि दुनिया का सबसे माना हुआ, जैसे न्यू जर्नल मेडिसिन होता है उससे माना हुआ जर्नल, जिसमें ये डेटा पब्लिश हुआ है, और ये हमारे देश के बारे में डेटा है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक। अगर आप देखो TB का वर्ड है हमारे देश में, करीब पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो एक कैपिटल है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ TB हमारा देश। करीब 25% पेशेंट जो टोटल TB वर्ड है वो हमारे देश में होता है,
25%, 26% पेशेंट जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, जो कि सबसे खतरनाक ट्यूबरक्लोसिस होती है, उसके जो पेशेंट है वो हमारे देश में होते हैं। और जो सबसे ज्यादा डेथ टीबीज होती है वो भी करीब 26, 27, 25% होती है, वो भी हमारे देश में होती है। तो करीब 1/4 ऑफ डेथ, 1/4 ऑफ टीबी, 1/4 ऑफ मल्टी रेजिस्टेंट टीबी ये हमारे देश में होती है। और ये सारे के सारे टॉपिक कौन पढ़ता है? ये रेस्पिरेटरी फिजिशियन पढ़ता है। रेस्पिरेटरी फिजिशियन की ट्रेनिंग होती है इन बीमारियों को जल्दी पहचानना, इन बीमारियों के जो टेस्टों को इंटरप्रेट करना, इन बीमारियों से मरीजों का अर्ली डिटेक्ट करके इलाज करना ताकि वो बचाव हो सके। टीबी का इलाज अगर का जो सबसे अच्छी जो ट्रेनिंग हो, ज्यादा ट्रेनिंग तो जो रेस्पिरेटरी फिजिशियन को, रेस्पिरेटरी फिजिशियंस ही इस चीज को हमारे जब हम लोग अंडर ग्रेड को वर्क करते थे तो हमारे रेस्पिरेटरी प्रोफेसर होते हैं, वो हमें ये सारी बीमारियां पढ़ाया करते हैं कि अस्थमा क्या होता है, टीबी क्या होता है, इन सब कैसे जल्दी पता लगा सकते हैं और कैसे इसका ठीक से इलाज कर सकते हैं और इफेक्टिव इलाज कर सकते हैं। तो अगर देखें कि जो स्पेशलिटी हमारी हटाई गई है, मतलब अंडर ग्रेड टीचिंग के लिए, कि एक आगे में अब रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और सर ने भी बताया कि कोविड में सबसे ज्यादा जो काम हुआ, जो निमोनिया की वजह से जो काम हुआ, जो ज्यादा एक्सपर्टीज जो कोविड को ठीक करने में काम आई, वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन की एक्सपर्टीज काम है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन हमारे करिकुलम में रहे, ताकि हमारे अंडर ग्रेजुएट लोग हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर पाए, उनको कम से कम एक आइडिया तो हो कि भाई रेस्पिरेटरी डिजीज होती क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, अस्थमा कहाँ पे होता है, सीओपीडी कहाँ पे होता है, लंग कैंसर कैसे होता है, उसको हम कैसे जल्दी पता लगा सकते हैं। ताकि क्योंकि ये जो अंडर ग्रेजुएट लोग हैं यही हमारे गांव में जाते हैं, स्पेशली तो बड़े शहरों में रहते हैं, पर बाहर जो हमारे गांव के लोग हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वहां पे कौन ट्रीट करेगा, वहां पे अस्थमा सीओपीडी कौन डायग्नोज करेगा, कौन ट्रीट करेगा, वो यही लोग करेंगे। अगर कोई स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग अंडर ग्रेजुएट टाइम में नहीं मिली तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है ये हमारे एनएमसी का। अगर आप देखें कि 2021 तक जो हमारा अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एक्सचेंज बोर्ड था, UGMEB, उसके करिकुलम में रेस्पिरेटरी मेडिसिन, फिजिकल मेडिसिन और रिहेबिलिटेशन ये एसेंशियल कंपोनेंट माने गए थे 2020 में, एसेंशियल कंपोनेंट माने गए, और आज वो इस अंडरग्रेजुएट ट्रेनिंग से बाहर निकाल दिए गए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा। और इसी चीज को डिस्कस करने के, इसी के बारे में अवेयरनेस करने के बारे के विषय में ये चेस्ट सोसाइटी के पैनल के तले हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अपनी बात आपसे कह रहे हैं। Thank you, Dr. Manoj. And now you have seen the mortality data of 1.67 billion deaths because of the air pollution, and they account for 17.8% of the total deaths. I was asked by Swadesh that you people will be talking on data and the figures and the references so that your press conference is very authentic. Now NMC says they have removed MBBS because to remove the burden कि बच्चों के जो बस्ते हैं, जो गधे का बोझ केजी में और अपर केजी और लोअर केजी का बच्चा लेके स्कूल में जाता है, तो MBBS के सिलेबस का बर्डन हम कम करना चाहते हैं। इसलिए डिपार्टमेंट सी सिर्फ रेस्पिरेटरी नहीं, बाकी भी 7-8 डिपार्टमेंट हटा दिए। कौन पढ़ाएगा? देश इंटरनल मेडिसिन पढ़ाएगा। इंटरनल मेडिसिन को आज भी जो खिलानी सर ने कहा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पढ़ना नहीं आता, ये इनसाइड स्टोरी है। दे डू नॉट नो हाउ टू रीड, हाउ टू इंटरप्रेट, तो डायग्नोसिस तो बहुत दूर की बात है। तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज के साथ हाउ टू डील, यू नीड योर प्राइमरी MBBS फिजिशियन जिसने जाके हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को ट्रीट करना है। मेरे पास तो एलीट लोग आएंगे, खिलानी साहब के पास उससे ज्यादा एलीट लोग आएंगे, FMRI गुड़गांव में तो सुपर एलीट जाएंगे। जो जनता है, जिसके लिए गवर्नमेंट है, जिसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन है, जिसके सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट पाबंद और कमिटेड है, मेरी नड्डा साहब से ये रिक्वेस्ट है, दे शुड थिंक अबाउट इट। प्राइम मिनिस्टर vision of removing 2025 to eradicate tuberculosis from India, क्या आप समझते हैं ये संभव है? और एट द सेम टाइम आप रेस्पिरेटरी मेडिसिन टीचिंग इन अंडर ग्रेजुएट को हटा रहे हैं। हाउ इट विल हेल्प द डॉक्टर्स, द यंग बडिंग डॉक्टर्स एंड द स्पेशलिटीज। सो we now I will request Professor Arun Madan to please discuss on tuberculosis. How important is the teaching on tuberculosis?
a time will come, there will be a post-graduation only on tuberculosis. Teaching how to treat MDR, XDR and XXDR patients of tuberculosis because the medicines are limited. How important is it? Will you believe in a batch of MBBS of 150, Sir has been the HOD chairman of AIMS. Out of 116 or 125 batch, 30% people go and do post-graduation. Rest of the doctors who are MBBS, where they will go? Where they will practice if they are not properly trained in all the subjects, respiratory, all the subjects. Medicine doctor is a jack of all, he is master of none. Similarly, MBBS has to be a jack of all. ताकि वो बेसिक चीजें तो एड्रेस करें. डॉक्टर रुमदा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए हमें यहाँ सुनने के लिए. मैं असल में यूजी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मेडिकल कॉलेज इंदौर, तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा. पढ़ाता हूँ टीबी पे भी आऊँगा. जनरल टेस्ट की टीबी उससे पहले टेस्ट. अपने शरीर में सिर्फ 2 सिस्टम्स हैं जो कि बाहर के वातावरण के साथ खुले हुए हैं. एक तो जीआईटी खाने वाला सिस्टम, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस वाला. हम दिन में कितनी बार मुंह खोल के कुछ खाते हैं पीते? 10 बार, 20 बार, मे भी 30 बार, मे भी 50 बार. हम सांस कितनी बार लेते हैं? हर मिनट में एवरेज 15 बार, 1 मिनट में 900 बार, मेक इट 1000. एक दिन में 20,000 बार हम सांस लेते हैं. और हर सांस के बाद इंजेस्टेंट्स, इन्फेक्टेंट्स, पॉल्यूटेंट्स, फॉग, स्मॉग, एलर्जेंस, पॉलन्स, सब चीजें हमारे अंदर जाती है और फिर वो बाहर निकलती है. ठीक है, और इस फेफड़ों के अंदर रुक जाती है. इसका प्रतिफल क्या है कि हर ओपीडी, ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, हमारी बुक फेयर ब्रदर्स बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसमें न्यूमोकोकस के चैप्टर के अंदर एक चैप्टर है कोरिलेशन ऑफ सिम्टम्स टू लीजन्स, उसमें से मैं बोल रहा हूँ. अंडर ग्रेजुएट की बुक है कि हर मेडिकल आउटडोर के अंदर 50% केसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिलोंग करते हैं. ये डाटा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. अगर 100 मेडिसिन के पेशेंट्स हैं, 50 खाली चेस्ट के. ठीक है, और इसलिए चेस्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. निमोनिया, एलर्जी, एस्थमा, सीओपीडी, छाती में पानी भर जाना, कैंसर्स, और जो पॉल्यूशन के बारे में बहुत अच्छा बताया सर ने, उसके बारे में बताने की. अब मैं थोड़ा सा मैं आपको टीबी पे बताना चाहूँगा. टीबी के बारे में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त. ठीक है, इस वक्त इंडिया में टीबी का इंसिडेंस रेट है 17.7%. वैसे ये रिपोर्ट वैसे आज सुबह का ही मैंने डाउनलोड किया है, वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2024 टुडे मॉर्निंग, उसमें से मुझे बता रहा हूँ. टीबी का इंसिडेंस रेट है इंडिया में इस वक्त 17.7% कम हुआ है. ठीक है, हमारा टारगेट था 2025 में 50% कम करने का. तो भाई 2015 में ये WCT सर्टिफिकेट हुई थी, जिसमें 2020, 25, 30, 35 तक के टारगेट तय किए. 2025 का टारगेट था कि हमारे कम हो जाने चाहिए 50%. हम कहाँ पहुंचे हैं? सिर्फ 17.7%. इवन हम 2020 के टारगेट तक भी नहीं पहुंच सके. दैट वाज 20%. हम 2025-24 के एंड तक हम 2020 के टारगेट को नहीं पहुंचा सकते. आई डोंट नो हम कैसे टीबी खत्म करेंगे 2025. टीबी एलिमिनेशन का एक डाटा है कि केसेस होने चाहिए लेस देन 1 मिलियन पर फ्रेश केस, जिसको हम इंसिडेंट रेट कहते हैं. 1 लाख में 1 मरीज से कम होंगे तब टीबी का इरेडिकेशन माना जाए. और हमारे कितने हो रहे हैं? 1950 केसेस प्रति 10 लाख. 1950 केसेस प्रति 10 लाख इस वक्त इंडिया में हो रहे हैं. और टारगेट है 2025 से पहुंचने का, जो आई डोंट थिंक, मैं सोचता हूँ कि 10-15 साल में भी हम पूरा कर पाए तो बहुत होगा. नेक्स्ट कम्स टीबी से डेथ रेट. हमें टारगेट मिला था कि हमको ये कम करना है 75% बाय 2025. हम कहां पर पहुंचे हैं? सिर्फ 23%, 1/3 ऑफ द टारगेट. नॉट ओनली दैट, हम 2020 के टारगेट को भी अचीव नहीं कर पाए. 2020 के लिए टारगेट था 35%. हम 35 तक तो हम पहुंचे नहीं. 25 तो पता नहीं आसमान में.
आगे हम अपॉर्चुनिटी वी कैन नॉट। इतनी कमी है अभी टीबी के इलाज में इंडिया में। ओवरऑल इंसिडेंस बढ़ रहा है। क्योंकि ये डाटा इसलिए देखा पड़ा 2023 में केसेस 22 में केसेस से 27.4 लाख इंडिया में, और 2023 में सॉरी 22 में 24 में भी आई नहीं जो इसका 22 में थे 27.4 लाख, 23 में हो गया 27.8 लाख टोटल केसेस। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना, परसेंटेज में इंप्रूवमेंट इज नॉट अप टू द हमें टोटल से मतलब, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इंडिया में जो टीबी का रेट है सुन के थोड़ा सा ही भयावह दृश्य में बोलने जा रहा है। इंडिया में हर मिनट में 5 नए टीबी के केस डायग्नोज, इंडिया में हर मिनट में 5 नए टीबी के केस डायग्नोज। नाउ आई कम टू इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा बता दिया आपको। देयर आर टीबी डेथ्स। ओवरऑल टीबी दुनिया के प्रथम 10 कारणों में से आती है टीबी डेथ की वजह से, तो ये बढ़ रहा है। कुछ हो सकता है परसेंटेज में कम हो रहा है, पर टोटल के अंदर बढ़ रहा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक आपने वर्ड सुना होगा MDR केसेस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। उसका दृश्य में बताता हूं तो अगेन इट इज गोइंग टू ऑलमोस्ट फेंटिंग होने वाला है। 1,35,000 MDR टीबी के केसेस इंडिया में होते चाहिए, जिसमें से 96,000 छूट जाते हैं। साल में 40,000 बचे जिनको पकड़ा जा सकता है, जिनको हम डायग्नोज कर लेते हैं। उन 40,000 का 1/4 दैट इज 10,000 की ट्रीटमेंट शुरू करा पाते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी। और MDR टीबी का ट्रीटमेंट रेट इज क्योर रेट इज ओनली 50%। तो 10,000 में ठीक कितने होते हैं? 5%। 1,35,000 MDR टीबी केसेस में से हम सिर्फ 5,000 को ठीक कर रहे हैं। 1,30,000 सड़क पे घूम रहे हैं। एंड व्हाट दे विल डू टू द सोसाइटी, और टीबी के लिए ना इट टेक्स टाइम। 5 साल MBBS में पढ़ना होता है, फिर 3 साल MD करनी होती है, फिर आपको कम से कम 5 साल तक एक अपने सीनियर कुली असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट हो, सीनियर कंसल्टेंट हो, उसके छत्रछाया में आप काम करते हैं, तब आप इस लायक हो पाते हैं कि टीबी के बारे में समझते हैं। टीबी की बीमारी क्या है, दवाइयां कैसे काम करती है, मेन साइड इफेक्ट्स। अब इंडिया में जितने टीबी टीटीओ एक वर्ड सुना होगा शायद आपने, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर, मेजोरिटी या तो पोस्टें खाली है या उन पर ओनली MBBS कर रखा है। MBBS में जरूरी है, इसलिए MBBS में कितना जरूरी है टीबी के बारे में पढ़ाना, मैं आपको बता सकता हूं। और नॉट ओनली दैट, मेरा यह मानना है कि इंडिया में अराउंड 650 मेडिकल कॉलेज है। हर कॉलेज में कम से कम 10 MBBS में तो ऐसे टीबी रहनी चाहिए, कम से कम MD टेस्ट की 10 सीटें होनी चाहिए हर मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। फिर हर हॉस्पिटल में एक इंडिपेंडेंट वार्ड होना चाहिए खाली चेस्ट पेशेंट्स का, चाहे वो छोटा है बड़ा है, टीचिंग है नॉन टीचिंग है, सब में एक इंडिपेंडेंट चेस्ट वार्ड होना चाहिए। ड्यूटी और अधिकतर MD टेस्ट लेने चाहिए इनको, अंडरग्रेजुएट होना जरूरी है। और क्या होता है ना, स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को, क्योंकि मेरा उससे भी हम एग्जाम देने जाते रहते हैं वहां पे, उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वहां पर उनको MD के लिए टीचिंग स्टाफ नहीं मिलता। तो मेरी सरकार से ये मैं कह सकता हूँ, कि ज्यादा है तो आप जो है टीचिंग जो स्टाफ है उनके में बढ़ा सकते, आप 65 बढ़ा दो, 70 से 75 कर दो, 65 से 70 कर दो आप, जिससे आपको कम से कम 5 साल तक तो टीचिंग स्टाफ मिल जाएगा। एंड नॉट ओनली दैट, नए ज्वाइन करते हैं उनकी तनख्वाह सरकार तनख्वाह कम हो तो गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर सकती है, उनके लिए हम थोड़ा सा बेटर सैलरी दी जाए डॉक्टर्स को। तो अंडर ग्रेजुएट में, PG में, सब जगह इसका अत्यंत महत्व है। और मेरे को एक डर कि अगर ये प्रोसेस चलती रही और अंडर ग्रेजुएट में से इसको हटा दिया गया, चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट आने वाले 10, 15, 20 साल में इंडिया में, देखो वैदी में मैं आपको बताया था, कोविड में तो लोग पेशेंट्स मरे थे और खत्म हो गया कोविड। इंडिया में आज भी एपिडेमिक चल रहा है,
इंडिया में मैंने आपको टीबी केसेस का बताया था, हर 1 मिनट में 5 नए केसेस आते हैं, पैदा होते हैं टीबी के, और हर 1.5 मिनट में टीबी का पेशेंट मरता है। इफेक्टिवली 3 से 4 पेशेंट्स प्रति मिनट टीबी के बढ़ रहे हैं इंडिया में, तो वी आर नो वेयर। तो क्या काउंसिल में क्या नहीं कर रहा, बात क्या हो रहा है? इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इट इज इंक्रीजिंग। आपको बताया ना, हर मिनट में 5 नए पेशेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, टीबी के। और ये मैं डाटा बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, ये मेरा डाटा नहीं है, WHO का डाटा, ठीक है। और हर इंडिया, और ये इंडिया से संबंधित बोल रहा हूँ, अभी वर्ल्ड का मैं शो नहीं कर रहा, वर्ल्ड का मैं लेके आ रहा हूँ, और हर 1.5 मिनट में एक पेशेंट मरता है। अब सोचिए टीबी का लोड कितना बढ़ रहा है, इस चीज पे ज्यादा गौर करने की जरूरत है। और अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, मुझे डर है 15-20 साल, जैसे आपने कभी सुना होगा, अपनी किंवदंतियां होगी कि एक बुबोनिक प्लेग हुआ करती थी, उससे लोग मरते थे, स्मॉल पॉक्स से लोग मरते थे, ऐसे टीबी से और छाती की बीमारी से पेशेंट मरेंगे, इंडिया की करेंगे। थैंक यू। Thank you, Arun. Now you are able to get into the depth of how important is the respiratory medicine. Tuberculosis. हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है। अमाउंट ऑफ मनी पम्प्ड इन ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, आपको मीडिया के लोगों को सर्च करने लोगे तो पागल हो। क्या हो रहा है? वी आर हियर नॉट टू डिस्कस, वो भी एक प्लेथोरा बॉक्स है, लेकिन रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट जो 70 साल पुराना डिपार्टमेंट है, मेडिकल कॉलेजेस में नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ऐसा क्या देखा कि सच एन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिसकी टीचिंग इतनी इंपॉर्टेंट है फॉर दी अंडर ग्रेजुएट्स, उसको खत्म कर दिया जाए, कि उसको पता ही ना हो टीबी क्या है, उसे पता ही ना हो स्मोक रिलेटेड डिजीज क्या है। जैसे उन्होंने कहा कि हर मिनट में 1 से 2 पेशेंट बढ़ रहे हैं टीबी के। मुझे माफ करिएगा, हम सबको पता है, अगर हम बस में ट्रेवल कर रहे हैं, जब मैं हाउस जॉब कर रहा था किंग्सवे में आरपीटीबी हॉस्पिटल, एशिया का बिगेस्ट हॉस्पिटल, उस बस के अंदर पीपल ट्रेवलिंग टू दैट डायरेक्शन आर हैविंग एटलीस्ट 5 और 10 पैसेंजर ट्यूबरकुलोसिस। हम लोग कितना ध्यान करते हैं, कोविड का टाइम भूल जाओ, खांसी करते हुए अगर आपने उसे कहा भाई साहब ये मेरा रुमाल ले लो और आप खांसी रुमाल में कर लो, बस से उतरते ही आपका कत्ल कर देगा कि आपने मेरी बेइज्जती कर दी। दिस इज हाउ द टीबी इज स्प्रेडिंग। कोविड हेल्प टू रिड्यूस दिस। यही डॉक्टर, यही एमबीबीएस, यही चेस्ट स्पेशलिस्ट वर भगवान। एवरीबडी वाज वेलकमिंग देम व्हेन दे आर कमिंग टू देयर हाउसेस, दे आर ट्रीटिंग, पुटिंग देयर लाइफ एट स्टेक। आज उसी भगवान की स्पेशलिटी को आप हटा रहे हो, थिंकिंग नेशनल मेडिकल काउंसिल थिंक्स दे आर गॉड नाउ। उस गॉड की ट्रेनिंग को आप हिंडर कर रहे हैं। ये आपको किसने हक दिया? क्या आपने मेन स्टेक होल्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन इज द इंडियन चेस्ट सोसाइटी हु हैज द मैक्सिमम पल्मोनोलॉजिस्ट अंडर इट्स अम्ब्रेला। क्या इनको कंसल्ट किया गया कि एमबीबीएस की इसकी जरूरत है क्या नहीं? क्या कंसेंसस बनाया गया? क्या बिल्डअप किया गया? और वी आर वेरी सीरियस नाउ। द यंगर जनरेशन में क्या फर्क पड़ेगा? देयर वाज ए स्टडी विच इज द पॉसिडियन स्टडी, जो 1 दिन के अंदर स्टडी हुई। 1 दिन में डॉक्टर आदित्य इज गोइंग टू इलैबोरेट कि कितना रेस्पिरेटरी इलनेस इज अ सिंगल डे स्टडी, वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टडी। एंड यंगर जनरेशन जो एमबीबीएस करके आ रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रही है, उन पे इन सब चीजों का क्या इफेक्ट होने वाला है। सो आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर आदित्य प्लीज टेक ओवर। Thank you, sir. So, maybe I'm very thankful to all of you media persons for coming and hearing us out. It is a very important point which we are dealing with today. मैं पोसीजन स्टडी के बारे में बता रहा हूँ। पोसीजन स्टडी 1 दिन में कंडक्ट की गई थी 2015 में। इसमें 2,04,912 पेशेंट्स को एनरोल किया गया और इसमें से 50% पेशेंट्स जो थे वो रेस्पिरेटरी के थे।
7,400 फिजिशियन से सारा डेटा लिया गया उसी एक दिन के अंदर। 2,04,912 पेशेंट्स थे, जिसमें से 50% रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से थे, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो सीओपीडी हो, चाहे वो एक्यूट एलआरटीआई हो, गला खराब हो, जुकाम, नजला, बुखार हो, बट ये सारे रेस्पिरेटरी के सिम्टम्स 50% ऑफ द पेशेंट्स में थे। अब ये बात सरकार से पूछी जाए कि इन 50% पेशेंट्स को कौन डील करेगा अगर रेस्पिरेटरी को हटा दिया जाए बीच में से। रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है इनको कि ये सारे रेस्पिरेटरी डिजीज से डील किया जाए। सो देयर विल बी ए लॉस ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, देयर विल बी reduced quality of patient care and hindrance of the national health programs also. Loss of specialized knowledge because जो पीजी बनता है उसके लिए 3 साल की एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग होती है, वो एमडी चेस्ट करके आ रहा है बिकॉज उसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया। अगर अब इसको हटा दिया जाए और जनरल मेडिसिन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए तो उस रेस्पिरेटरी मेडिसिन को कितने दिन दिए जाएंगे पढ़ाने के लिए? मैक्सिमम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बिकॉज सारे सिस्टम को पढ़ना है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन कितना इंपॉर्टेंट है विच वी ऑल नो। आज भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, AQI सर ने बताया, टीबी का सर ने इंसिडेंस बताया, इसको डील कौन करेगा? रेस्पिरेटरी फिजिशियन करेगा, रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट करेगा। कार्डियक के लिए कार्डियक स्पेशलिस्ट है, गायनी के लिए गायनी वाले हैं, ऑर्थो के लिए ऑर्थो स्पेशलिस्ट है, तो रेस्पिरेटरी के लिए रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट क्यों नहीं रहना चाहिए? जनरल पब्लिक क्यों सफर करे इस चीज को? जनरल मेडिसिन आपका सब हर चीज को ट्रीट कर सकते हैं, बाल से लेके नाखून तक देखते हैं, बट चेस्ट का अलग से डॉक्टर अगर है तो उसको हटाया क्यों जा रहा है? एंड सेकेंड थिंग, जो यंगर ब्रिगेड आ रही है, जो अब पीजी करके आ रहे हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हॉस्पिटल्स में हर जगह नहीं है बिकॉज ऑल द हॉस्पिटल्स आर सैचुरेटेड विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिजिशियन। बच्चा कहाँ जाके अपनी ट्रेनिंग लेगा? जो पीजी कर लिया उसने, उसके आगे तो ट्रेनिंग चाहिए उसको। अगले 5 साल जैसे सर ने बोला किसी के तहत काम करेगा, वो कहाँ पे काम करेगा? वो मेडिकल कॉलेजेस में काम करेगा। अगर डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा तो वो काम किसके अंदर करेगा? जनरल मेडिसिन वाला तो उतना ही तवज्जो देगा रेस्पिरेटरी मेडिसिन को जितने की जरूरत है उसके हिसाब से। जनरल मेडिसिन के अंदर सारे सब्जेक्ट आते हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन अलग से सब्जेक्ट नहीं हटा देना चाहिए। सो ये दरखास्त है हमारी सरकार से, एनएमसी से, कि प्लीज डोंट रिमूव दिस मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन ब्रांच, बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल फॉर पॉपुलेशन, फॉर द जनरल हेल्थ ऑफ द पब्लिक, for the respiratory physicians who are being manufactured after doing PGs from the medical colleges. Hindrance to the national health programs, NTP के तहत टीबी हटाने के लिए प्रोग्राम चल रहा है। 2025 तक टीबी को खत्म करने की बात चल रही है और टीबी को खत्म करने वाला डिपार्टमेंट ये हटाया जा रहा है। तो ये सरकार का कौन सा स्टेप है नहीं समझ में आ रहा, बट वी वांट दैट दिस शुड बी टेकन बैक एंड रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट शुड बी reinstated in the MBBS curriculum. Thank you. Thank you, Aditya. To touch the younger postgraduates who are coming needs to be, while this profession is like Banwas of Bhagwan Ram. First 5 years of the MBBS, then 3 years of post-graduation, then 3 years of super specialization, then 3 years of getting training under a professor. This is how this profession completes. And the original departments when you will remove, we are not able to understand why we are here with you is National Medical Commission. Who is the one responsible? As per the Indian government National Health Policy 2017, which aims to provide universal health coverage and quality health care to its public, that is maybe on papers, not on reality. The exclusion of respiratory medicine from MBBS training undermines these objectives of the Government of India, especially when the target is to eliminate TB by 2025. I am sure I can bet with the stakeholders who are in this elimination program, sitting in the air-conditioned offices, making the policies, ground realities they do not know. I tell you the incident, the patient coming having hemoptysis, बदन में खून आ रहा है, पॉजिटिव केस है, बिहार का है, he goes to the government college of Delhi. The behavior, they will ask, bring your Aadhaar card, bring your the PAN card, bring your this paper before we enroll you for the treatment. He is a citizen of India, he has the right to get treated. How you will eliminate when the basic teaching, basic behavior, basic things are not addressed? So to conclude, the high burden of respiratory medicine you have heard cannot be optional within MBBS curriculum.
National Medical Commission decision to remove respiratory medicine disregards the current and projected healthcare needs of the Indian population, and this oversight will likely compromise the competence of our physicians in the future. We urge our Prime Minister and National Medical Commission to reconsider and reinstate respiratory medicine in the MBBS curriculum, ensuring that future graduates are well equipped with the knowledge of respiratory diseases to treat the Indian public at large. As I am saying, it is 80% public in the villages where we need to treat it. So we open it for your questions now. Thank you very much for our patient hearing, and we are obliged. You all have made it. Thank you very much. कावला जी, प्राइमरी हेल्थ केयर में जब भारत सरकार ने ये अनाउंस किया था कि टीबी मुक्त करेंगे, भारत को टीबी मुक्त करेंगे, तो ये कहा गया था कि प्राइमरी केयर जो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे सबसे पहले टीबी का आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसा आप कह रहे हैं कि एमबीबीएस में ये हट जाएगा तो प्राइमरी केयर वाले तो कोई बताएगा ही नहीं कि ये टीबी को है कि नहीं है। ये 4 साल पहले मैं उस कॉन्फ्रेंस में था जहाँ ये बात हुई थी कोरोना से पहले कि भाई टीबी आइडेंटिफाई ही नहीं हो रही। उस वक्त रोना ये था कि टीबी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, अब रोना ये है कि टीबी आइडेंटिफाई करेगा कौन? Correct, absolutely correct. This is the issue which we are raising, that when these undergraduates who are passing out of the MBBS syllabus, अगर वो बच्चे ट्रेंड ही नहीं है ट्यूबरकुलोसिस को, इट itself is a super specialty। जो MBBS के सिलेबस में बच्चों की ड्यूटी लगती है 1 महीने के लिए कि उनको टीबी के बारे में, अस्थमा के बारे में, सीओपीडी के बारे में, स्पायरोमीट्री के बारे में, एक्सरे पढ़ने के बारे में जो ट्रेनिंग समझाया सिखाया जाता है वो सब्जेक्ट ही हटा दिया, कोई सिखाया ही ना उनको। और धीरे धीरे, because I am putting it straight now, the vested interest of the politicians opening private medical colleges, when you will reduce the departments of medical colleges, the burden of bringing the faculty to treat the patient reduces। तो अगर मेरे 8 डिपार्टमेंट कम हो गए, 8 डिपार्टमेंट की फैकल्टी मैंने हटा दी, चेस्ट की फैकल्टी मुझे चाहिए ही नहीं, तो मेरे लिए तो आसान है ना मेडिकल कॉलेज चलाना। मेडिकल कॉलेज तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो बंद हो रहे हैं। करेक्ट, इसीलिए कि फैकल्टीज नहीं मिल रही। अब अगर डिपार्टमेंट भी हटा दिए मैंने तो मैं रिजुविनेट हो जाऊंगा ना। एक्सक्यूज है, बर्डन ऑफ बच्चों से हटा रहे ना, बर्डन उठा रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर से ताकि उनके मेडिकल कॉलेजेस रिजुविनेट हो। 27.5 लाख ग्रोथ है, 27.5 लाख। हमारे डिपार्टमेंट का खर्चा 1.5 करोड़ पर डिपार्टमेंट पर मेडिकल कॉलेज, लेकिन इंडिया में प्राइवेट की बात, प्राइवेट की बात आराम 350 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। 350 इंटू 1.5 कितना हुआ? 525। इस निर्णय से लोगों के 525 करोड़ बचने वाले, 27 लाख बढ़ने वाले हैं। टीबी के केसेस तो जी सर।